Good morning, everyone. Today we discuss about the topic of management and the topic is direction. बच्चों, लास्ट वीडियोस में हमने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से उसी वीडियोस की सीरीज़ में हम डायरेक्शन का टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों। तो देखिए, डायरेक्शन के बारे में क्या लैंग्वेज लिखी गई है। हाउ टू यूज़ द अवेलेबल रिसोर्सेज टू परफॉर्म ए टास्क दैट अचीव मैक्सिमम सक्सेस और गोल। ये कह रहा है बच्चों कि किसी भी काम को करने के लिए जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, हम उनका कैसे यूज़ करें कि वो हमें मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन या हमारे लक्ष्यों को या हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद करें। इसे ही हम डायरेक्शन कहते हैं। समझ आ गया होगा बच्चों कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें। हाउ टू बी यूज़ द रिसोर्सेज फॉर अचीविंग सक्सेस या गोल्स, यानी लक्ष्य और गोल्स को कैसे पूरा किया जाए। तो उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं, हम उनका यूटिलाइजेशन कैसे करें, हम उनका अलोकेशन कैसे करें, हम उनका यूज कैसे करें। ये जो भी सारी बातें हैं बच्चों, ये हमें गाइडेंस के तहत, डायरेक्टिंग के तहत ही पता चलती है। आगे देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, यही निर्देशन है। आगे कह रहे हैं डिस्पाइट द सिमिलर रिसोर्सेज द रिजल्ट ऑफ ईच डायरेक्टर आर डिफरेंट। ये कह रहा है कि ये जो भी संसाधन होते हैं, ये होने के बावजूद भी हर एक प्रबंधक, हर एक मैनेजर, हर एक जो डायरेक्टर हैं उसके रिजल्ट क्या होते हैं, अलग अलग ही होते हैं। अब देखो बच्चों, इसने एक एग्जाम्पल दिया है, कोई फिल्म का एग्जाम्पल है, उसमें ये बताएगा, जैसे बता रहा हूँ मैं अपने शब्दों में ही। ए गुड एग्जाम्पल इन फाउंड इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री 1917 ए रोमांटिक नॉवल देवदास। एक देवदास नाम का उपन्यास आया था बच्चों। तो उसमें 1927 से फिल्में बननी शुरू हो गई थी, 2013 तक बनी थी। तो इन 16 फिल्मों में जो हिंदी में अलग अलग भाषाओं में बनी थी, तो अलग अलग फिल्मों ने अलग अलग अर्निंग की थी। सब में फ़र्क क्या था, कहानी एक ही थी, लेकिन सबकी डायरेक्टिंग जो है बच्चों वो अलग अलग थी। जिसकी डायरेक्टिंग अच्छी थी उसने सबसे ज़्यादा अर्निंग की। तो देखिए बच्चों, आगे कह रहे हैं द फिल्म डायरेक्टर डायरेक्ट एक्टिंग हीरोज, हीरोइंस, विलियंस एंड ऑल द कैरेक्टर्स। यानी इन्होंने अलग अलग किरदारों को, अलग अलग हीरो को अलग अलग एक्टिंग की तरह से रिप्रेजेंट किया। द कंपोजर, द कैमरामैन, द ड्रेस डिजाइनर एंड द कमांडर ऑफ ऑल द पीपल एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द फिल्म। यानी सब ने अलग अलग तरह से अपना अपना काम किया, अलग अलग अभिप्रेरणा दी, अलग अलग एक्सप्लोरेशन किए थे, कई बार परीक्षण किए गए, तो फिर मिक्स होकर फिल्में रिलीज़ हुई और हर एक फिल्म को कुछ न कुछ सफलता अपने अपने स्तर पर मिली। तो कहने का मतलब बच्चों यही है कि उपन्यास तो लिख दिया लिखने वाले ने, लेकिन उसको डायरेक्टिंग कैसे किया, उसको किस तरह से फिल्माया गया, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, एक्टिंग कैसी थी, एक्शन कैसे थे, कैमरामैन की क्या स्थिति, सबको अलग अलग तरीके से डायरेक्टिंग किया गया। तो यही होता है गाइडेंस। अब देखिए आगे क्या है। Perhaps you have been able to understand the generality, relevancy and complexity of the direction of work। तो आप समझ गए होंगे कि भाई डायरेक्शन का कार्य कितना मुश्किल है, कहाँ ये सामान्य परिस्थितियों में कैसे काम होता है, इसको हम कैसे समझते हैं। अब देखो, द मैनेजर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन, प्रेस्यूट्स, लीड्स, कम्युनिकेट्स एंड सुपरवाइजेज एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहे हैं जो भी मैनेजर होते हैं वो अपने कर्मचारियों को कई आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, उनको नेतृत्व करते हैं, उनका लीडरशिप करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उनका सुपरवाइजेशन करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो ये सारे काम जब हम गाइडेंस के तहत करें तो वो हमारे लिए सूटेबल हो जाते हैं। बाय डायरेक्शन द मैनेजर मेक्स द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज फ्रेंडली। डायरेक्टिंग के द्वारा मैनेजर अपने कर्मचारियों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार को अर्जित कर लेता है।
आगे लिख रहा है, जनरेट्स belongingness towards the organization, so that they willingly or readily various task contents in the direction। तो ये कह रहे हैं फिर उनमें क्या होता है, ये जो बिलोंगिंगनेस है ना, उसका मतलब होता है बच्चों अपनत्व का भाव। इस जो ये शब्द है ना, इसका मतलब होता है अपनत्व। यानी जब कर्मचारियों को अच्छे से गाइड किया जाता है प्रबंधक द्वारा, तो उन कर्मचारियों का अपनी संस्था के साथ अपनत्व का भाव उत्पन्न होता है, बिलोंगिंगनेस का भाव उत्पन्न होता है, जिससे वो अपनी इच्छा से संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं और उसके लिए हमेशा अच्छे ढंग से संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग करते हैं, अनुशासन में रहते हैं। ये सब काम डायरेक्टिंग के तहत ही किए जाते हैं। अब देखो डायरेक्टिंग में कुछ काम और बता देता हूँ मैं। डायरेक्टिंग में एक तो देखो अपने अधिकारों को ट्रांसफर करना होता है। इसमें लिखा देखो, द मेन कंपोनेंट ऑफ डायरेक्टिंग वर्क इज डिसिप्लिन। सबसे पहली चीज होगी अनुशासन। अनुशासन बनाए रखता है, मोटिवेशन अभिप्रेरित करता है, लीडरशिप नेतृत्व, सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण, और ये इसने लिखा है ऑर्डर इंस्ट्रक्शन आदेश निर्देश, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी अधिकारों का प्रत्यायोजन यानी अपने अधिकार दूसरे कर्मचारी को सौंपना। ये सभी काम डायरेक्टिंग के तहत किए जाते हैं। तो बच्चों डायरेक्टिंग का मतलब समझ में आ गया। सीधी सीधी बात यही है कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए फॉर अचीविंग द बिजनेस गोल्स, तो उनको प्राप्त करने के लिए जो भी योजनाएं बनती हैं, जो भी दिशा निर्देश कर्मचारियों को दिए जाते हैं, कर्मचारियों को किस तरह से मोटिवेट किया जाता है, तो ये सब काम डायरेक्टिंग के तहत ही किए जाते हैं। अब देखो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। एक संस्था में, एक फर्म में जो भी काम होते हैं, उन सब का इफिशिएंटली एग्जीक्यूशन जो करता है वो नियंत्रण ही करता है। आपके पास संसाधन रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन आपको यूटिलाइजेशन का तरीका पता नहीं है, तो ये मान के चलिए वहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है बच्चों, देखो लिखा विद कंट्रोल इफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ मैनेजरियल टास्क इज पॉसिबल। कह रहा है जो भी प्रबंधकीय क्रियाएं होती है, प्रबंधकीय क्रियाविधियाँ होती हैं, उनका अच्छे ढंग से संपादन तभी किया जा सकता है जब उन पर हमारा नियंत्रण हो। आगे कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ वर्क इज डिटरमाइंड विद द गोल सेटिंग एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। ये कह रहे हैं कि जो भी कार्य के जो स्टैंडर्ड होते हैं वो प्लानिंग के साथ ही तय कर दिए जाते हैं। बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय द एम्प्लॉइज टू दोज प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, द डेविएशंस आर आइडेंटिफाइड। अब देखो बच्चों मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक संस्था का प्रबंधक है, इसने अपने कर्मचारियों को ये कहा कि आपको 10 वस्तुएं बनानी है, 10 थिंग्स का निर्माण करना है, 10 वस्तुओं का निर्माण करना है। ये हो गया इसका मालिक के द्वारा तय किया गया स्टैंडर्ड। अब अगर इस मालिक का इन पर कंट्रोलिंग है और मान लीजिए इन कर्मचारियों ने टोटल 9 ही वस्तुएं बनाई, कितनी वस्तु बनाई और टारगेट कितना था 10 था, तो ये जो एक आया ना, ये एक माइनस, मतलब एक वस्तु का उत्पादन कम हुआ, तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, नकारात्मक विचलन। तो ये कह रहे हैं कंट्रोलिंग में क्या होता है बच्चों कि जो भी स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं, जो भी प्रमाप तय किए जाते हैं, जो मानक तय किए जाते हैं, जो टारगेट तय कर दिए जाते हैं, उन टारगेट को ध्यान में रखकर जो कर्मचारी एग्जीक्यूशन करता है, जितना वो काम करता है, उनकी कंपैरिजन करके ये एनालिसिस करना कि किन कारणों से ये विचलन पाए गए और इन फ्यूचर ऐसे डेविएशंस को हटाया जाए और उनका निवारण किया जा सके। अब देखिए आगे क्या करें। अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल ने क्या कहा, देखो बच्चों, कंट्रोल इज टू चेक वेदर ऑल द फंक्शंस और प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू दियर इंस्ट्रक्शन गिवन एंड प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। ये कह रहा है हेनरी फेयोल ने क्या कहा, नियंत्रण का क्या लक्ष्य है, क्या आशय है, यह जांच करना कि जो भी एक संस्था है, जो भी एक फर्म है, उसके सारे कार्य योजनाएं दिए गए डायरेक्शन या निर्देशों नियमों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं, इस बात का पता लगाना ही क्या है, नियंत्रण कहलाता है। तो नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग का मुख्य काम क्या है बच्चों
कि जो भी एरर आ रही है, त्रुटियां आ रही है, उनका पता लगाना और उन्हें यथा समय यथा स्थान पर हटाने का या सुधार करने का प्रयास करना ही नियंत्रण कहलाता है, ताकि इन फ्यूचर में ऐसी त्रुटियां, ऐसी एरर क्रिएट न हो। ये हेनरी फ्यूल ने ऐसा कहा। देर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल प्रोसेस डिटरमाइन द स्टैंडर्ड। सबसे पहले स्टैंडर्ड का डिटर्मिनेशन करना, फिर एवेल्यूट द वर्क एंड प्रिपेयर द रिजल्ट डिटेल्स, उनके द्वारा किए गए काम की जांच पड़ताल करना और उसकी एक रिपोर्ट बनाना। टू कंपेयर डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल रिजल्ट, वास्तविक लक्ष्यों से डेविएशन की कंपैरिजन करना और अंत में उनमें परिवर्तन करके उनको सुधार करने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए बच्चों, अगला कार्य है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बच्चों समन्वय, यानी संस्था के जो भी कर्मचारी आपस में काम करते हैं उन सब के बीच में एक अच्छा रिलेशंस तैयार करना, एक गुड रिलेशनशिप तैयार करना किसका प्रमुख कार्य है? कोऑर्डिनेशन का प्रमुख कार्य है, समन्वय का प्रमुख कार्य है। देखते हैं क्या लिखा है। देयर आर सब्सटेंशियल डिफरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ एम्प्लॉयज वर्क प्रोसीजर, वर्क कैपेबिलिटीज एंड क्वालिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहा है जो भी संगठन में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, उनकी जो एक्टिविटी होती है, उनके द्वारा किए गए कार्य होते हैं, उनके द्वारा जो गुण होते हैं, उन सब में हमेशा डिफरेंशिएट पाया जाता है, भिन्नता पाई जाती है। अब जिससे क्या होता है भी, जो भी कर्मचारी होते हैं आपस में वर्ग संघर्ष होने की भावना रहती है, लड़ाई झगड़े की संभावनाएं बढ़ जाती है। आगे लिखा है देयर बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट बट द मैनेजर हैज़ टू क्रिएट यूनिफॉर्मिटी एंड हार्मोनी इन दिस एफर्ट्स। तो ये कह रहे हैं कई बार कर्मचारियों के मध्य आपस में संघर्ष की भावना भी उत्पन्न हो जाती है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी जो संस्था के मैनेजर होते हैं, प्रबंधक होते हैं, वो ऐसी घटनाएं होने नहीं देते और उनका सुधार करने में सहायता देते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं टारगेट एट ए मिनिमम कॉस्ट, यानी जिससे क्या होता है जो भी काम, जो भी लक्ष्य होते हैं वो कम से कम लागत पर वसूल किए जा सकते हैं। ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज एंड द कॉन्स्टेंट ऑफ मैक्सिमम यूज, their allocation also has to be adjusted so that the cost per unit overhead can be minimized according to Massey। आगे इसने ये भी कहा देखो कि जो भी फिजिकल रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके अगर हम उनसे वस्तुएं बना करके उनका मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन करें तो भी एक अच्छा परिणाम, तो भी अच्छा आउटपुट हमें प्राप्त हो सकता है। अब देखो एएन मैसी ने कहा है, परिभाषा दी है कि कोऑर्डिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ये कह रहे हैं कि प्रबंध के जो भी प्रमुख कार्य होते हैं उनको संपन्न करने के लिए जब हम उनका उपयोग करते हैं तो जो कार्य किए जाते हैं वो सहायक कार्य होते हैं और उन्हें फंक्शन के, उन्हें प्रबंध के क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है। कुंटज और ओडोनेल ने क्या कहा? कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। समन्वय प्रबंध का सार है। समन्वय, कोऑर्डिनेशन प्रबंध का सार है। ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में। समन्वय प्रबंध का सार क्यों है? क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के एक संस्था, एक फर्म अपने कभी भी गोल्स टारगेट नहीं कर पाती, इसलिए कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। अब देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन हो गया। अब लास्ट है, ये था हमारा नेसेसरी वर्क। अब है हमारा ऑक्सिलरी फंक्शन, इसे हम बोलते हैं सहायक कार्य। क्या बोलते हैं? सहायक कार्य। देखिए, टू एकम्प्लिश द मेजर टास्क ऑफ मैनेजमेंट द वर्क डन फॉर इट्स सब डिवीजन और असिस्टेंट्स आर कॉल्ड ऑक्सिलरी फंक्शन। ऑक्सिलरी फंक्शन कैन बी मेनी अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर एंड रिसोर्सेज। द वर्क नॉर्मली डन फ्रॉम इट्स द फॉलोइंग। ये कह रहे बच्चों कि जो भी प्रबंध के प्रमुख कार्य होते हैं, जो मुख्य कार्य होते हैं, उनको पूरा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए जो काम किए जाते हैं उन्हें हम सहायक कार्य कहते हैं। अब देखिए, सहायक कार्यों में पहला पॉइंट है आपका डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है। किसी भी काम को करना है कि नहीं करना है, उसमें से बेस्ट विकल्प ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, नहीं करना है,
इन सब का उत्तर डिसीजन मेकिंग से ही लिया जाता है। सेलेक्टिंग वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन द रिलेशन टू डूइंग और नॉट डूइंग एनी वर्क, दिस इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बाय विच ए suitable option is selected from some of the possible options for the solution or objectives of a problem। ये कह रहे हैं यह किसी भी काम को करने ना करने के संबंध में विभिन्न विकल्पों में से एक सबसे बढ़िया विकल्प का चयन करने की प्रक्रिया, सेलेक्ट करने की प्रक्रिया है। ये एक प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी है, बौद्धिक प्रक्रिया भी है, जो सामान्य समस्या समाधान के प्रति सोचने का काम करती है। अब डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता हमें कब होती है? जब हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हों। जब हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हों तो उन ऑप्शनों में से हमें उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो हमारे लिए सबसे सही हो, उसकी कॉस्ट भी मिनिमम हो और दिखने में भी अच्छा हो। तो इस तरह से ये ऐसे डिसीजन कब लिए जाते हैं? जब हमारे सामने ऑप्शन बहुत सारे हों, और तभी उन ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया जाता है जिसमें बुद्धि का भी प्रयोग किया जाता है। तो यही सेलेक्ट करने का काम ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? डिसीजन मेकिंग कहलाता है। लास्ट में देखो एक लाइन लिखी, देयरफॉर हर्बर्ट साइमन सेज दैट डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट आर सिनोनिम्स। ये कह रहे हैं निर्णय और प्रबंधक दोनों एक जैसे ही है। डिसीजन मेकिंग दोनों, निर्णय और प्रबंधन दोनों एक ही माने जाते हैं। अब देखिए बच्चों, अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्तिकरण करना। क्या होता है? नियुक्तिकरण करना। देखो मैं बता देता हूँ, जब भी एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर होता है, मतलब कर्मचारी आते हैं, कर्मचारी जाते हैं, उस समय हम ये अपॉइंटमेंट्स या स्टाफिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है? देखो दो प्रकार की संरचना होती है, एक भौतिक होती है, फिजिकल रिसोर्सेज होती है, और एक होती है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इन दोनों संसाधनों का, या ऐसे मान लीजिए भी जो भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं उन सब का उपयोग करने के लिए हमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है, वही स्टाफिंग के तहत ही ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति होती है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैज़ टू मेजर पार्ट्स। फर्स्ट, अरेंजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला है व्यवस्था करना, दूसरा संगठन बनाना, इंक्लूडिंग बिल्डिंग इक्विपमेंट, मशीन, मटेरियल एंड कैपिटल एक्सेट्रा। सेकेंड, ह्यूमन स्ट्रक्चर इज इन विच द वर्क ऑफ रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज इज डन अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, मेजर सेलेक्ट एलिजिबल प्रोसेस ऑन द अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन। ये कह रहा है बच्चों, एक संगठन संरचना में दो भाग होते हैं, एक तो होता है भौतिक संसाधन और एक होता है मानवीय संसाधन। भौतिक में क्या होता है? जितनी भी मशीनें वगैरह होती है वो, और मानवीय संसाधन में होता है मनुष्य जिनकी हम भर्ती करते हैं। तो कुल मिलाकर क्या मतलब हुआ कि कर्मचारी की भर्ती से लेकर सेवानिवृत्ति तक के सारे कार्य उसके द्वारा संपादित किए जाते हैं। तो परिवर्तन के दौर में कभी मान लो उसका ट्रांसफ़र हो जाए तो उस बिंदु के आधार पर, तो उस व्यक्ति की योग्यता के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। मतलब एक जगह से ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ सीट खाली हो गई तो वहाँ किसी और व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ता है, और कर्मचारी को नियुक्त करना पड़ता है, अपॉइंट करना पड़ता है। अब देखो बच्चों, कल हम इनोवेशंस के बारे में पढ़ेंगे, नवाचार के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।